नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकल कर आ रही दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्या जानकारी निकल कर आ रही है, मैं इसके बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो विवरणिका आया है वह उसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर कहता है कि विज्ञापन संख्या 21/2022 है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति है दोस्तों। JDLCC 2022 रेगुलर वैकेंसी है। यहाँ पर आपको जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर जो दिया गया है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। कहता है कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित एवं बैकलॉग, दोस्तों जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां ध्यान देंगे। कहता है कि नियमित एवं बैकलॉग है के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। यानी जो ये डिप्लोमा स्तर जो ये फॉर्म आया है दोस्तों, यह जो है आपका फॉर्म जो है आयोग का जो वेबसाइट दिया गया है www.jssc.nic.in पर ऑनलाइन जो है समर्पित किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन भरा जाएगा दोस्तों। परीक्षा शुल्क जो है आपका 100 रुपया लगेगा। कहता है कि परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपया है। यानी वैसे लोग जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उनका जो परीक्षा शुल्क है 50 रुपया है। बाकी बात लोगों के लिए जो है बाकी बात के लिए जो है आपका जो है 100 रुपया है। आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, रिक्तियों का जो विवरण दे दिया गया है। यहाँ खान निरीक्षक का है। अनारक्षित के लिए 13 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर दिया गया 4। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं 3। पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं इस एक भी सीट नहीं है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, और दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि आपको जो है इसमें महिला का भी सीट अलग से है। खेल कोटा के लिए अलग है। अंधापन और कम दृष्टि वाले के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको पोस्ट और कैटेगरी वाइज कितना सीट निकाला गया है यहाँ, यह आगे देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कनीय अभियंता का दिया गया है। तो कनीय यहाँ पर टोटल कुछ जो था, इसमें खान निरीक्षक में 32 था। उसके बाद जो है कनीय अभियंता का यहाँ कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है, कुल जो है 19 है। और उसके बाद मोटर यान निरीक्षक का जो दिया गया है कुल 44 है। और यहाँ स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का जो दिया गया टोटल जो है 55 है। और पाइप लाइन इंस्पेक्टर का दिया गया कुल जो है 16 है। अब यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है उसमें आते हैं। खान निरीक्षक के लिए जो अप्लाई करते हैं तो आप तो उसके लिए जो है पे मैट्रिक लेवल जो रहेगा 6 रहेगा। 35,400 से 1,12,400 रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अभियंत्रण से में डिप्लोमा संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों भी आवेदन के पात्र होंगे। दूसरा में दिया था कनीय अभियंता यात्रिक। तो यहाँ कहता है विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे।
तीसरा में है मोटरयान निरीक्षक। लिखता है विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक या ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि, यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यता धारी भी आवेदन के पात्र होंगे। अब यहाँ पर कहता है कि मोटरयान में तकनीकी योग्यता में क्या कहा है कि गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। यहाँ पे स्केल इसका दे दिया गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा ITI उत्तीर्ण। पाइपलाइन इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर आपका पे लेवल ये दिया गया है 19,900 से 63,200 के बीच है। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है आपका एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा कह रहा है आपका तो यहाँ पर कह रहा है कि आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। कहता है कि खान निरीक्षक के लिए न्यूनतम आयु सीमा का जो गणना किया जाएगा 1/8/2022 है और अधिकतम में भी 1/8/2022 है। कनीय अभियंता के लिए न्यूनतम 1/8/2022 और अधिकतम भी 1/8/2022। मोटरयान निरीक्षक के लिए जो 1/8/2022 न्यूनतम और अधिकतम जो 1/8/2022। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए जो है न्यूनतम 1/8/2021 और अधिकतम जो है 1/8/2021। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए 1/8/2021 और अधिकतम जो है 1/8/2021। न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ जो आपको जो है कैटेगरी वाइज जो है कितना एज मांगा है। यहाँ पर कहता है कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है पुरुष जाति हैं उनके लिए 35 वर्ष है। दूसरा में है अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं। पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं पुरुषों के लिए है 37 वर्ष। महिला के लिए अलग से आरक्षण हो, चाहे वो अनारक्षित में हो या आर्थिक रूप से कमजोर में हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हो या पिछड़ा वर्ग में हो। महिला के लिए जो तीसरा में जो दिया गया है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं एवं पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए आयु सीमा जो है 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला या पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो यहाँ पर अब आते हैं आरक्षण। आरक्षण वाला में दोस्तों क्या कहता है देख लेते हैं इसको ठीक से। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। कब का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगेगा तो यहाँ पर कह रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर आधारित है। कह रहा है कि आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है 2/6/2016 का जो प्रपत्र है उस पर होना चाहिए। जब दो ये रहेगा तो क्या किस लेवल का होना चाहिए, कहता है कि अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत 2/6/2016 तथा इसके पश्चात यानी 2/6/2016
यह 2/6/2016 के बाद वाला लगेगा। यदि वह अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत है तब जो है स्थानीय जो प्रमाण पत्र है वह मान्य होगा। अगर वह स्थानीय प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर का नहीं है आपका, तब यहाँ अथवा में भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 57-52 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आपका जो है 2/6/2016 और अनुमंडल स्तर का पदाधिकारी स्तर का निर्गत है तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपका जो है अगर ब्लॉक लेवल है, यहाँ पर कह रहा है अंचलाधिकारी स्तर का है, तो कब का होना चाहिए? तो 19/7/2019 या 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए और वह जो है अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत होना चाहिए। वही तभी जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ख ग घ अंग च करके कुछ कंडीशन यहाँ दिया है, उसको पढ़ते हैं थोड़ा। कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी से स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहता है कि 19/7/2019 के पहले अगर कोई आपका प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी से स्तर का है लेकिन पहले निर्गत है तो वह मान्य नहीं होगा। ग में कहता है कि 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पहले वाला प्रमाण पत्र किसी भी स्तर से मान्य जो है नहीं होगा, ये कह रहा है। कहता है कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों, किस प्रपत्र में आपको बनाना है, आपको जो है यहाँ पर दे दिया गया फॉर्मेट। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आवेदन समर्पित करने के बाद अगर आपका रहा है कि आवेदन समर्पित आप अगर भर देते हैं फॉर्म और आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उसके बाद निर्गत होता है जब सबमिट, तो वह जो है किसी भी हालत में जो है आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं माना जाएगा। कहता है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी स्थानीय प्रमाण पत्र जो दोस्तों आपको बनाना है या तो पति के आधार पर होना चाहिए या तो पिता के आधार पर होना चाहिए। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों के नाम भिन्न होने पर प्रपत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र जो है समर्पित करना होगा। कह रहा है कि अगर आपका पिता के नाम से है तो ठीक है, और अगर आप पति के नाम से बना दिए तो यहाँ पर आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में नाम अलग हो जाएगा, पति का नाम, और फिर आपका सर्टिफिकेट में जो अलग हो जाएगा। तो कह रहा है कि वैसे स्थिति में आपको जो है आपको एक जो है शपथ पत्र जो है वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र कहता है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला, अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। यानी जो अनुसूचित जाति के लिए जो लगेगा जाति प्रमाण पत्र या जनजाति के लिए, वह जिला से भी चल सकता है, अनुमंडल के उपायुक्त से भी चल सकता है और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का भी चल सकता है। अगर वो नहीं है तो अथवा में यहाँ क्या दिया है, कहता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है। कहता है अगर आपका जिला, अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का नहीं है तो आप जो है अंचलाधिकारी स्तर का भी चल सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि 25/2/2019 या 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए, तब चलेगा। यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर कहता है ख में राज्य के झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आते हैं
एवं पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 2 पर आधारित है किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर सब घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर आधारित है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया है उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से विहीन प्रपत्र में अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या संपत्ति पत्र नहीं मान्य होगा। 25/2/2019 के पहले का प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा और अगर आप अंचलाधिकारी स्तर का निर्गत है तब का यहाँ कंडीशन है। उसके बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है कि जब जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर सभी लोग अक्सर क्या गलती करते हैं मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी बनाएं तो मैट्रिक में जो आपका नाम का स्पेलिंग है जो आपके पिता का या पापा का जो यानी जिस तरीके से मैट्रिक में नाम मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसी अकॉर्डिंग आपको बनाना है दोस्तों। एक भी लेटर स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। कहता है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की वर्तनी मैट्रिक एवं 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी यानी स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी दोस्तों ऐसो आपका जो सर्टिफिकेट में नाम है जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र संपत्ति प्रमाण पत्र जो आपको डॉक्यूमेंट गया है उसी अनुसार आप जो है बनाएंगे और स्पेलिंग दोस्तों एकदम ठीक से लिखेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर जो दिया गया है आपको कहता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को जो है पूर्ण करने की तिथियां दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 12/12/2022 से दिनांक 11/1/2023 की मध्य रात्रि तक यानी 12 दिसंबर 2022 से 11 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे है कि ख में परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 14/1/2023 की मध्य रात्रि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है 14/1/2023 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 17/1/2023 की मध्य रात्रि। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत लोग जो है ना फी केवल परीक्षा शुल्क भुगतान करके छोड़ देते हैं और फोटो सिग्नेचर जो है अपलोड नहीं करते हैं। तो दोस्तों जब तक आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होता फॉर्म में तब तक वो फॉर्म कंप्लीट नहीं समझा जाता है, इनकम्प्लीट में चला जाता है और इस तरीके से उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप फी पेमेंट करने के बाद जो है अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर को ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर लें दोस्तों। और अपलोड करने के बाद जो प्रिंट आउट मिलता है उसके जो है फ्यूचर यूज़ के लिए जो है आप उसको रख लें। तो यहाँ पर अलग जो है डेट दे दिया गया है कि फ़ोटो में हस्ताक्षर
को अपलोड कर आवेदन पर प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 17/1/2023 की मध्य रात्रि तक आप ले सकते हैं। दिनांक 18/1/2023 से दिनांक 22/1/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। कह रहा है कि जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके फॉर्म में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है, तो कह रहा है कि उसको जो शुद्ध करने के लिए यानी उसको त्रुटि को सुधारने के लिए, गलती को सुधारने के लिए अलग से आपको जो है डेट दिया गया है 18/1/2023 से 22/1/2023 की मध्य रात्रि तक जो है उस त्रुटि को आप सुधार सकते हैं। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। अब यहाँ परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया यहाँ पर ये दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे जो जानने वाली बात है, कहता है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, थोड़ा इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा जो है एक चरण में मुख्य परीक्षा में ही लिया जाएगा यानी एक ही चरण में लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय जो है उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का जो है पूर्ण अंक 3 रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे यानी आप एक उत्तर सही बनाते हैं तो एक प्रश्न सही बनाते हैं तो उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर गलत करते हैं तो 1 अंक कट जाएगा और एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होगा। खान निरीक्षक, कनीय अभियंता, मोटर यान निरीक्षक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और कुल प्रश्न जो 120 रहेगा। समय 2 घंटा। सामान्य अभियांत्रिकी दिया गया उससे 80 प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान जो दिया गया उससे 40 प्रश्न होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो था पत्र 1 में था, लेकिन पत्र 2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा विषय जो अभियांत्रिकी का, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगा, समय 2 घंटा। और यहाँ पर जो है अब देखिए मुख्य परीक्षा का जो है आपको पाठ्यक्रम दे दिया गया जिससे आप सामान्य अभियांत्रिकी है तो यहाँ पर दोस्तों जो है दे दिया गया है। सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। फिर यहाँ तो प्रपत्र जो है 2 में दिया गया अभियांत्रिकी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरीके से सभी जो पोस्ट में के लिए जो है क्या क्या आपको पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पर सभी जो है दिया गया है, मेंशन किया गया है दोस्तों। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। कोई भी परीक्षक की अच्छी से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ स्ट्रीट लाइट के लिए दिया गया है और आगे और देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्लम्बिंग हो गया, यहाँ मेधा सूची विवरणिका जो दिया गया है सो है। और यहाँ पर जो आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना कितना चाहिए वो दिया गया है। उसके बाद नियुक्ति से संबंधित है और देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों जो है आपको फॉर्म भरने के लिए इतना ही चीज़ की ज़रूरी थी दोस्तों, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएँ। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस इन्फॉर्मेशन का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, उसको मैं फेसबुक पेज पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी जो जानकारियाँ आते रहती हैं, मैं उसको जो है फेसबुक पर तुरंत मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी अपडेट रह सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।